हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा 4, एक्ट है हमारा आर्बिट्रेशन लॉ और कोड है हमारा 4007। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 और 4 के ही अंदर एक भाग और है 4 का, यानी कि 4 के अंदर 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है दोनों ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये 10 नंबर और 20 नंबर में आते हैं। कभी कभी इनकी जो टिप्पणियां हैं वो 5 नंबर में बूझ ली जाती हैं और ज्यादातर जो आने के जो चांस हैं 10 या 20 नंबर में इनके 70% चांस बने रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विदेशी पंचाट से आप क्या समझते हैं? यह कब बंधनकारी होता है, मतलब कब इसे माना जाएगा कि हाँ ये सभी पर लागू होगा, मतलब ये कब बंधनकारी होगा, ये कब सब पे लागू होगा। विदेशी पंचाट के परिवर्तन लागू के लिए साक्ष्य को समझाइए। मध्यस्थम पक्षों के निर्देशित करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति का वर्णन कीजिए। आंसर है हमारा विदेशी पंचाट का अर्थ। देखो, अगर अब मैंने बोला था अगर 5 नंबर में ये आपका आता है विदेशी पंचाट ऐसे करके, खाली वहां पर ये लिखे मिलेगा आपको विदेशी पंचाट और यहां पर आपका क्वेश्चन लिखा मिलेगा, क्वेश्चन नंबर विदेशी पंचाट, बस इतना लिखा मिलेगा। आपको क्या करना है वहां पे, विदेशी पंचाट का अर्थ धारा 44 के अनुसार। विदेशी पंचाट से तात्पर्य है, विदेशी पंचाट का अर्थ वैधानिक संबंध संविदात्मक या असंविदात्मक से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच मतभेदों पर एक मध्यस्थम पंचाट से है। यहां पर बोला है विदेशी पंचाट, यानी जो विदेशी निर्णय हैं। कैसे हैं? विदेशी निर्णय, जिसे हम पंचाट कहते हैं। इसमें क्या है, जो 2 पक्ष होते हैं A प्लस B, या A B, 2 पक्ष हो गए A और B। इसमें कहा गया है कि ये जो दोनों पक्ष होते हैं अपनी आपसी सहमति से किसी विवाद का समझौता कराते हैं, समझौता कराते हैं। और वो जो समझौता है या वो विवाद है कैसा है, वो संविदात्मक यानी संविधि के अनुसार है या असंविदात्मक है। ठीक है, अगर उसमें निर्णय दे दिया गया है दोनों ही प्रकृति में संविदात्मक या असंविदात्मक रूप के विवादों में निर्णय दे दिया गया है तो उसे विदेशी पंचाट बोलेंगे। आप समझिए इसे। विदेशी पंचाट से तात्पर्य वैधानिक संबंध यानी विधि से संबंध रखने वाले संविदात्मक या असंविदात्मक से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच मतभेदों पर, उनके जो बीच मतभेद है वो संविदात्मक या असंविदात्मक प्रकार का मतभेद है, पर एक मध्यस्थम पंचाट से है, जिसे 11 अक्टूबर 1960 को या इसके बाद पारित किए गए भारतवर्ष में लागू विधि के अधीन वाणिज्यिक माना गया है। और जो इस प्रकार के जो पंचाट हैं, जो निर्णय हैं, वो भारत में भी लागू माने गए हैं। कब से? 11 अक्टूबर 1960 से माने गए हैं और उन्हें कैसे बोलेंगे? वाणिज्यिक माना गया है। इसका एक पॉइंट है क्या, मध्यस्थम के लिए लिखित तौर पर एक करार के अनुसरण में जिसका अभिसमय यानी निश्चित अनुसूची में वर्णित हुआ लागू होता है। मतलब कोई भी जो एक तो लिखित है, भाई दोनों पक्षों ने क्या करा है? लिखित करार करा है। ठीक है, लिखित करार किया है और उसके बाद जो निर्णय हो गया है उसमें, तो उसके बारे में बोला है मध्यस्थम के लिए
पहले तो ये मध्यस्थम के लिए गए, किसके आधार पर जाएंगे भाई, इन्होंने पहले कोई समझौता या करार किया होगा। मध्यस्थम के लिए लिखित तौर पर एक करार के अनुसरण में, भाई ये इन दोनों ने एक मध्यस्थम करार किया कि हम अपना, दोनों ने मिलकर के हम अपना निर्णय कराएंगे, जिसका अभिसमय, अभिसमय का मतलब होता है निश्चित करना या समझौता करना, निश्चित या समझौता। तो हम यहां पे लेंगे निश्चित अनुसूची में वर्णित हुआ लागू होता है। आगे चलते हैं। क्या इस प्रकार के राज्यों में, राज्यों का मतलब है देश, इस प्रकार के राज्यों में एक जिसका केंद्रीय सरकार हो जाने के कारण समाधान हो जाता है कि प्रतिकूल प्रावधानों के राज्य क्षेत्रों के होने के रूप में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा चुका है, जिसके प्रति कथन अभिसमय लागू होगी। इसमें बोला है कोई देश है और उसका कोई केंद्रीय सरकार बन चुकी है, तो वो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार के निर्णयों को शामिल कर सकती है। अभिकथन अभिसमय, अभिसमय का मतलब होता है निश्चित कर सकती है। ठीक है, किस प्रकार के निर्णयों को, मतलब जो विदेशी निर्णय है, जो विदेशी पंचाट हैं, उसके आधार पर अपने देश में विधि बनाने के लिए राजपत्र के द्वारा उन्हें शामिल कर सकती है। तो आप इसका अर्थ समझ चुके होंगे। जो निर्णय हैं, विदेशी निर्णय, उनको जब केंद्रीय सरकार राजपत्र द्वारा अधिसूचित या अधिसूचना द्वारा अभिसमय करती है यानी लागू करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विदेशी पंचाट को लागू करने के लिए साक्ष्य, मतलब हम जो विदेशी पंचाट हैं, जो निर्णय हैं, उनको हम किस आधार पर लागू कर सकते हैं, ऐसे कोई सबूत या साक्ष्य तो हमारे पास होने चाहिए। धारा 47 के अनुसार एक विदेशी पंचाट को लागू करने के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार आवेदन पत्र के समय न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। जैसे ए या बी है, ठीक है, ये अपना समझौता कराने के लिए इन्होंने आपस में करार कर लिया है। ठीक है, कि हम मध्यस्थम द्वारा अपना समझौता कराएंगे, एग्री हो गए हैं दोनों। अब क्या है, इसमें से ए है या बी है या दोनों मिलकर एक विदेशी निर्णय जो इनकी नजर में है, ये कहेंगे कि हमारा केस इसी प्रकृति का है जिसपे विदेशी एक निर्णय दिया जा चुका है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारा भी जो फैसला है इसी विदेशी निर्णय के आधार पर किया जाए। ठीक है, तो एक विदेशी पंचाट को लागू करने के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार आवेदन पत्र के समय न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। ठीक है, ये बात समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। दूसरा, यदि उपधारा 1 के अधीन पेश किया जाने वाला पंचाट या करार एक विदेशी भाषा में है, तो अब दूसरी बात ये आती है, जब ए या बी इन्होंने कहीं से कोई निर्णय लिया या इनके ऊपर कोई निर्णय लगाया गया, भाई दोनों बात हो सकती हैं। या तो इन्होंने कोई डिसाइड किया, भाई आवेदन पत्र में इन्होंने दिया कि हमारा इस विधि के अनुसार निर्णय होना चाहिए, या इनके ऊपर, इन्हें मालूम नहीं है, इनके ऊपर कोई निर्णय दिया गया है विदेशी निर्णय के अनुसार, विदेशी पंचाट के अनुसार। तो दोनों ही स्थितियों में जो विदेशी निर्णय है, भाई उसकी भाषा तो अलग होगी, भाषा अलग होगी। तो यहां पर उस भाषा को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए प्रावधान किया गया है कि उस भाषा को उस भाषा में बदल दिया जाए जिसका ये पक्षकार डिमांड करें या जिसका न्यायालय डिमांड करे। ठीक है भाई, आगे और समझ लो। यदि उपधारा 1 के अधीन पेश किया जाने वाला पंचाट या करार एक विदेशी भाषा में है, तो पंचाट को, यहां पे एक चीज और आई थी, आप उसे देखना। यहां पर आया था होने वाला पंचाट या करार, तो करार का मतलब भी यही है कि जो विदेशी लोगों ने आपस में समझौता कराकर जो निर्णय लिया है, समझ रहे हो ना, ये कह रहा है। तो उस भाषा को
पंचाट को प्रवर्तनीय बनाने की मांग करने वाले पक्षकार उस देश के कौंसिल अभिकर्ता या एक कूटनीतिज्ञ द्वारा सही होने के रूप में प्रमाणित की गई इंग्लिश में एक अनुवाद को पेश करेगा जिसका वह पक्षकार है। यह भारत में लागू विधि के अनुसार इस प्रकार के ढंग से उतना ही सही है जितना पर्याप्त हो सकेगा। पहले तो उस निर्णय को देखा जाएगा, फिर उसे यह देखा जाएगा कि यह भारतीय विधि के अनुसार है, भारतीय विधि के ऊपर सही बैठता है, तो उसका ट्रांसलेट किया जाएगा भाषा में। ठीक है। दूसरी बात यहां पर बोला गया है विदेशी पंचाट। अब विदेशी पंचाट का तो आपको एक चीज तो आपको पता होगी, विदेशी पंचाट किसे कहते हैं भाई। इसमें ना कहीं भी या तो न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, या सदस्य के रूप में, या विधि वो देश के रूप में, या पक्षों के रूप में। विदेशी पंचाट और विदेशी विधि तभी लागू होगी इनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति विदेश से बिलोंग करता हो। ठीक है। या तो न्यायाधीश विदेश का हो, या सदस्य जो न्यायाधीश के और सदस्य होते हैं, या देश अलग होना चाहिए, या पक्षकार उसके अलग होने चाहिए। ठीक है, तब ये कार्य करती है। आगे चलते हैं। न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति। धारा 45 के अनुसार न्यायिक प्राधिकरण यानी जो न्यायालय को जो शक्ति प्रदान होती हैं न्यायाधीश को, उसको बोला गया है न्यायिक प्राधिकरण की शक्तियां। धारा 45 यानी 45 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या न्यायिक प्राधिकरण तब एक मामले में कार्यवाही को बंद कर देगा जबकि उसके संदर्भ में पक्षकारों में विवाद को मध्यस्थम के लिए निर्देशित किए जाने के करार हो, बशर्ते कि कथित करार शून्य, निष्क्रिय या पालन करने के अयोग्य घोषित न हुआ हो। तो यहां पर बोला है न्यायिक प्राधिकरण तब कार्रवाई को बंद कर देगा। अब जैसे ए है और बी है, भाई इन्होंने करार तो कर लिया, लेकिन इनके मन में क्या है कि जो भी निर्णय आएगा उसे हम क्या मानेंगे, शून्य, निष्क्रिय या पालन के अयोग्य घोषित नहीं हुआ। या जैसे ए और बी है, करार तो इन्होंने कर लिया, लेकिन आपस में इनका ये ना हो कि जो हमने करार किया है उसके बाद जो हमारा निर्णय आएगा हम उसे नहीं मानेंगे, या आपस में मतभेद दोबारा से रखेंगे, पुनः रखेंगे, या जो भी निर्णय आएगा उसे शून्य, निष्क्रिय, ठीक है, या अयोग्य समझेंगे। ठीक है। तो यहां पर ये अगर इनकी मनोस्थिति ऐसी है तो एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, यहां पर देखते हैं, दोबारा से समझो। जबकि उसके संदर्भ में पक्षकारों में विवाद को मध्यस्थम के लिए निर्देशित किए जाने के करार हो, बशर्ते कि कथित करार जो उन्होंने करार किया है अकृत्य या शून्य, निष्क्रिय या पालन के अयोग्य घोषित ना हुआ हो। मेसर्स ओरमा इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मी निस्साई आस्वा प्राइवेट लिमिटेड 1998 का ये केस है। इसमें निर्णय हुआ कि पक्षकारों में संविदा के आधार पर बकाया धनराशि की वसूली के बाद में न्यायालय उस समय बाद की कार्रवाई को स्थगित कर देगा जबकि संविदा में मध्यस्थम करार का उपबंध हो। ऐसी अवस्था में प्रतिवादी इस तथ्य का सहारा नहीं ले सकेगा कि उसे मध्यस्थम करार की जानकारी नहीं थी। देखो बिल्कुल वही एग्जाम्पल इसका बड़ा बना दिया है यहाँ पे। इस सेक्शन 45 के अनुसार इसमें बोला है जैसे ए है और बी है, दोनों ने क्या करा है, करार किया है। ठीक है। और करार किस प्रकार का है कि हम अपना समझौता कराएंगे कोर्ट के द्वारा यानी लोक अदालत के द्वारा, मध्यस्थम के द्वारा, और जो हमारा केस किस प्रकार का है कि बकाया धनराशि का है, धन राशि का है। ठीक है, इस प्रकार का ही है।
और यहां पर मध्यस्थम ने कोई निर्णय देने को बैठा है या निर्णय देने वाला है, तो एक पक्षकार आगे जाकर ये बोले कि मुझे इस पर बात की जानकारी नहीं है कि ये मुझे बकाया राशि देगा या मुझे इसे बकाया राशि देनी पड़ेगी। भाई एक पक्ष तो कहेगा कि क्या मुझे इसे बकाया राशि देनी पड़ेगी, और एक कहेगा कि हाँ मुझे बकाया राशि मिलनी चाहिए थी। अगर इस प्रकार का इनका विवाद उत्पन्न होता है या एक दूसरे से मतभेद बनते हैं, जबकि ये मध्यस्थम यानी खुद अपनी मर्जी से यहां पर करार कराने के लिए आए थे, तो ऐसे वादों को स्थगित कर देगा। दोबारा से समझो, इसमें निर्णय हुआ कि पक्षकारों में संविदा के आधार पर, मतलब दोनों पक्षकारों ने खुद अपनी मर्जी से संविदा की है, पर बकाया धनराशि की वसूली के बाद में कि हम आपस में कुछ वसूली करेंगे, उस प्रकार का एक केस है। न्यायालय उस समय बाद की कार्रवाई को स्थगित कर देगा, जबकि संविदा में मध्यस्थम करार का उपबंध हो, दोनों की मर्जी से ये हो कि हम मध्यस्थम करार के द्वारा अपना निर्णय कराएंगे। ऐसी अवस्था में प्रतिवादी इस तथ्य का सहारा नहीं ले सकेगा कि उसे मध्यस्थम करार की जानकारी नहीं थी। दोबारा से सुन लो, जैसे ए है और बी है, इनका आपस में करार हो गया, ठीक है भाई। ए ने, ये ए वादी है और ये प्रतिवादी। ए ने और बी ने करार कर लिया कि हम मध्यस्थम करार के द्वारा अपने जो समस्या है उसका सॉल्यूशन करवा लेंगे, जो विवाद है उसका सॉल्यूशन करा लेंगे। लेकिन ए ने इससे बी से कहा कि तुम मेरी बकाया राशि दे देना, इसी के ऊपर हमारा केस है। तो बी भी एग्री हो गया। लेकिन जब केस की सुनवाई आई और निर्णय होने वाला था, तो बी ने कहा कि मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं थी कि मुझे इसे पैसे देने पड़ेंगे या ए मेरे से पैसे लेगा। तो ऐसे विवादों को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये क्वेश्चन हमारा 4 और 4K है। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं 1 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है यहाँ पे, जेनेवा पंचाट अभिसमय के अंतर्गत विदेशी पंचाट को परिभाषित कीजिए। विदेशी पंचाट के बाध्यकारी होने एवं साक्ष्य संबंधी उपबंधों को समझाइए। विदेशी पंचाट का अर्थ धारा 53 के अनुसार विदेशी पंचाट का तात्पर्य है 28 जुलाई 1924 के बाद बनाए गए भारतवर्ष में लागू विधि के अधीन वाणिज्यिक समझे गए मामलों में संबंधित मतभेदों पर एक मध्यस्थम पंचाट आशयत है। मतलब जो हमारा 28 जुलाई 1927 है, उससे जो विदेशी पंचाट हैं यानी जो विदेशी निर्णय हैं, उन्हें लागू करने के लिए मतभेदों पर एक मध्यस्थम पंचाट आशयत है। धारा 53 जेनेवा प्रोटोकॉल व जेनेवा अभिसमय के अनुच्छेद 1 पर आधारित है। इस धारा के अनुसार विदेशी पंचाट के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार के हैं। देखो, जेनेवा प्रोटोकॉल का मतलब होता है शिष्टाचार। जो जेनेवा के जो निर्णय हैं वो शिष्टाचार हैं, वो सही हैं, ठीक है, उसके आधार पर। और जेनेवा अभिसमय जिनको निश्चित किया गया है, जिन पर समझौता दिया गया है। जेनेवा प्रोटोकॉल यानी जिनने नियमों का पालन किया है, ठीक है। जेनेवा प्रोटोकॉल व जेनेवा अभिसमय के अनुच्छेद 1 पर आधारित है। इस धारा के अनुसार विदेशी पंचाट के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, यह किस विवाद पर मध्यस्थम पंचाट है, ये एक इसका आवश्यक तत्व है। दूसरा, यह उस विषय पर पंचाट है जो किसी वाणिज्यिक विषय वस्तु है। भाई ये कौन सा पंचाट है? जो वाणिज्यिक विषय वस्तु है। तीसरा, यह विषय वस्तु भारत में लागू किसी विधि के अंतर्गत वाणिज्य है। मतलब जो विदेशी पंचाट है, अब उसको भारतीय वाणिज्यिक विधि में भी लागू कर दिया गया है। चौथा, पंचाट उन्हीं पक्षों के मध्य होना चाहिए जो जेनेवा अभिसमय के सदस्य हैं।
साक्ष्य, आगे पॉइंट हमारा फोर्थ हो गया है। साक्ष्य धारा 56 उपधारा 1 के अनुसार एक विदेशी पंचाट को लागू करने के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र के समय निम्नलिखित दस्तावेज पेश करेगा। अगर किसी व्यक्ति को, जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया है, अगर किसी व्यक्ति को, जो किसी भी पक्ष का पक्षकार है, ठीक है, वो विदेशी निर्णय को लागू कराने के लिए कि भाई मेरा भी निर्णय इसी आधार पर हो, उसकी एक कॉपी प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ लगाएगा। ठीक है, यहां पर ये बोला है एक विदेशी पंचाट को लागू करने के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र के समय निम्नलिखित दस्तावेज पेश करेगा। और ऐसा आवेदन पत्र पेश करते समय निम्नलिखित दस्तावेज पेश करेगा। वो क्या होंगे? मूल पंचाट या देश के कानून द्वारा अपेक्षित ढंग से उचित रूप से प्रमाणित की गई उसकी एक प्रतिलिपि जिसमें उसका निर्माण किया गया है। अब यहां पर बोला है कि भाई हम ये बात तो मान लेंगे आपकी कि आप उस विदेशी विधि के द्वारा आवेदन पत्र दे रहे हो और हम उसी के द्वारा आपका निर्णय करेंगे, लेकिन पहले नंबर पे तो आप ये बताओगे कि वो देश कौन सा है, देश का नाम। दूसरा, आप ये बताओगे कि किस कैटेगरी के केस में, किस प्रकार के केस में वो निर्णय दिया गया है, किस प्रकार के बाद में निर्णय है। तीसरा, उस विधि का भारतीय विधि में क्या रोल है, क्या वो भारतीय विधि के अनुसार लागू होती है। ये सभी दस्तावेज एक प्रतिलिपि उसका संक्षेप में वर्णन देते हुए वो आवेदन पत्र के साथ दी जाएगी। दूसरा, यह साबित करने वाला साक्ष्य कि पंचाट अंतिम हो गया है। दूसरा, यह दिखाएगा कि इस प्रकार का जो आवेदन है वहां पर, इस प्रकार का जो निर्णय है वहां पर अंतिम हो गया था। तीसरा, ऐसा साक्ष्य यह साबित करने के लिए आवश्यक हो कि धारा 57(1) के खंडों के और गे में वर्णित शर्तों का समाधान कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, जैसे हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए हैं। साक्ष्य धारा 56 उपधारा 1 के अनुसार, ये हमारा एक्सप्लेन हो गया थोड़ा सा 1 पॉइंट, और हम यहाँ पे 2 पॉइंट और 3 पॉइंट लिए हैं। आप इसमें से 2 पॉइंट कर देना, तब भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के संबंधित उपबंध धारा 57 के अनुसार एक विदेशी पंचाट इस अध्याय के अधीन परिवर्तनीय होगा। परिवर्तनीय मतलब होता लागू होगा। यह आवश्यक होगा कि विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन यानी लागू किस प्रकार से हो, उसे देखते हैं। पंचाट यानी निर्णय मध्यस्थम निवेदन के अनुसरण में पारित किया गया हो, जो उसके प्रति लागू होने वाली विधि के अधीन वैधानिक है। भाई उस पंचाट को हम लागू कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इन सभी चीजों को देखने के बाद यह पता चला है कि भारतीय विधि में भी सही बैठता हो। दोबारा से समझ लो, मध्यस्थम निवेदन के अनुसरण में, अगर किसी मध्यस्थम ने निवेदन के अनुसरण में, जैसे किसी पक्षकार ने निवेदन करा और उस निवेदन को स्वीकार करते हुए जब कोई निर्णय दे रहा है, पारित किया गया है, जो उसके प्रति लागू होने वाली विधि के अधीन वैधानिक है। दूसरा, पंचाट की विषय वस्तु भारतवर्ष की विधि के अधीन मध्यस्थम द्वारा निपटाने के लिए समर्थ है। जैसा कि हमने बताया है, उसकी विषय वस्तु क्या वो भारतीय विधि के अनुरूप है, यहां पर यही बात बोली है। पंचाट की विषय वस्तु भारतवर्ष की विधि के अधीन मध्यस्थम द्वारा निपटाने के लिए समर्थ है। क्या वो भारतीय विधि के अनुसार सही है, क्या भारतीय विधि में वो लागू हो जाएगी। तीसरा, पंचाट का प्रवर्तन यानी पंचाट को लागू करना लोकनीति या भारतवर्ष की विधि के प्रतिकूल
नहीं है, मतलब उसके खिलाफ तो नहीं है। जो भारतीय विधि है भाई, हम विदेशी पंचाट को, विदेशी निर्णय को हम लागू कर रहे हैं पक्षकारों के कहने पर, लेकिन वो विधि ऐसी तो नहीं है जो भारतीय विधि को चैलेंज कर दे आगे जाकर, या भारतीय विधि विधि से विपरीत हो या मैच नहीं करती हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि उपधारा 1 में वर्णित शर्तों का समाधान कर दिया जाता है तो पंचाट के लागू को, प्रवर्तन यानी लागू को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, बशर्ते कि यह समाधान कर दिया जाता है कि, यहां पर बोला है प्रवर्तन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट मिलता है जो हमने शर्त रखी है, ठीक है, और वो मैच नहीं खाती है, तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, अस्वीकृत कर दिया जाएगा उस आवेदन को, उस निर्णय, विदेशी पंचाट को। ठीक है। नंबर 1, पंचाट का शून्यकरण उस देश में कर दिया गया है जिसमें इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। परंतु यदि पंचाट को मध्यस्थम अधिकरण यानी न्यायाधीश के समक्ष किए गए निवेदन सभी मतभेदों को आसांछित नहीं किया गया है, तो न्यायालय यदि वह उपयुक्त समझता है तो वह ऐसी गारंटी के रहते हुए ऐसे प्रवर्तन या मंजूरी को स्थगित कर सकता है जिसका न्यायालय विनिश्चय कर सकेगा। आप इसे यहां तक लिख देना, यहां तक। ठीक है। और आगे अगर आपके समझ में आता है, मतलब वहां पर एग्जाम में आपको याद रह पाता है, या आप पॉइंट और बना सकते हो इसमें अपनी तरफ से, तो आगे और कर देना, लेकिन ये आपका यहीं तक सफिशिएंट रहेगा। और दूसरी बात, इस वाले क्वेश्चन में अपने निष्कर्ष को भी वहां पर दे सकते हो कि विदेशी पंचाट से क्या समझते हो, विदेशी पंचाट भारतीय विधि में किस प्रकार से लागू हो सकता है, और इसमें और क्या सुझाव हो सकते हैं, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सभी निष्कर्ष वहां आपने दे देना। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट था। ठीक है। आपको यह क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, आप जब इसे 2 या 3 बार देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।